Hello and welcome friends to another session of Topper Brains. I hope you are doing well and आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। चैप्टर को हम लोगों ने रीड कर लिया है और प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को और भी इसका सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाने का। और मैं अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप या तो कमेंट कर सकते हैं या आप ईमेल आईडी में मुझे मेल करके अपना क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो स्टडी के रिगार्डिंग, जो भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का, आप लोग वहाँ भी जा कर के स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम को पूरा पढ़ सकते हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। तो पहला है MCQ से क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 1 to 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था कि सन के चारों तरफ जो घूमते हैं, जो भी हेवनली बॉडीज़ है, जो भी बॉडी है, आपका प्लेनेट हो गया, स्टार्स हो गया, जो भी है, मेटेओर्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, तो ये सब कहलाते हैं सोलर सिस्टम का मेंबर। तो इनमें से कौन नहीं है नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम? तो इसमें से कॉन्स्टिलेशन जो है वो मेंबर नहीं है। कॉन्स्टिलेशन सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है, वो यूनिवर्स में है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट इन द सन। तो इनमें से प्लैनेट कौन नहीं है? तो मरकरी तो प्लैनेट है, सैटर्न तो प्लैनेट है, अर्थ तो प्लैनेट है, ये साइरस ये प्लैनेट नहीं है। फेजेस ऑफ द मून ऑकर बिकॉज, मून का जो फेजेस होता है वो क्यों ऑकर होता है, क्यों होता है मून का फेजेस? तो मून का फेजेस क्यों होता है, ये ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट टुवर्ड्स अस, आवर डिस्टेंस फ्रॉम द मून कीप्स चेंजिंग, द शैडो ऑफ अर्थ covers only a part of moon surface, या thickness of the moon's atmosphere is not constant। तो इसका पहला क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि हम लोग चैप्टर को जब रीड कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि मून जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और जो पार्ट उसका रिफ्लेक्ट करता है वही पार्ट हम लोगों को अर्थ से दिखता है। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस, जो लाइट को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है उसी पार्ट को हम लोग देख सकते हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स है, द प्लैनेट विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज। तो सोलर सिस्टम में सबसे आखिरी प्लैनेट, सबसे लास्ट का प्लैनेट जो है वही सन से सबसे फार है, तो वो है नेपच्यून। देन द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश इन कलर्स, रेड कलर का दिखता है, वो है मार्स। मार्स जो है वो रेड कलर का दिखता है, इसीलिए उसको रेडिश कलर में ही बोला गया है। A group of stars that appears to form a pattern in the sky is known as constellation। जब ग्रुप ऑफ स्टार्स रहता है और वो कोई पैटर्न बनाता है, कोई फैमिलियर शेप बनाता है, तब वो कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज, तो सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है वो क्या होता है? वो सैटेलाइट होता है। जैसे अर्थ के चारों ओर मून रिवॉल्व करते रहता है, तो मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। और अर्थ का मैनमेड सैटेलाइट जो है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन है पहला? वो है आर्यभट्टा। देन है ई में, शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट। शूटिंग स्टार्स क्या नहीं होता है? शूटिंग स्टार जो होता है वो स्टार्स नहीं होता है। शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट स्टार्स। तो उसको शूटिंग स्टार्स बोला क्यों जाता है? वो शूटिंग स्टार्स कहलाता है, लेकिन शूटिंग स्टार्स है नहीं, वो मेटियोर्स होता है जनरली, जो एटमॉस्फेयर में जब इंटर करता है मेटियोर्स, तो वो फ्रिक्शन के वजह से, एयर के फ्रिक्शन के वजह से वो ग्लो करने लगता है, वो जलने लगता है, बर्न होने लगता है। तो बर्न होता हुआ तो वो दिखता है, तब वो शाइन करता है, ग्लो करता है। और वो अर्थ में जब पहुंच जाता है,
गिर जाता है कभी कभी बचा हुआ पार्ट, तो मेटेओराइट होता है वो। तो जब वो ग्लो करता है तो उसको शूटिंग स्टार्स बोला जाता है, जबकि वो स्टार है नहीं। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स एंड किसके बीच पाया जाता है? ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश, यहाँ दो प्लैनेट है जिसके बीच ऑर्बिट में एस्टेरॉइड्स मूव करता रहता है, वो है मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में, यहाँ पे मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो लाई करता है, ऑर्बिट के बीच में जो घूमता है, वो है एस्टेरॉइड्स। देन ट्रू फॉल्स है। पोल स्टार इज़ अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। नहीं, पोल स्टार सोलर सिस्टम में है ही नहीं, तो ये है फॉल्स। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हाँ, ये तो ट्रू है। देन यूरेनस इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हम लोग अभी देखें यहाँ पे फारदेस्ट कौन है, तो फारदेस्ट जो है वो नेपच्यून है। प्लैनेट विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज नेपच्यून। यूरेनस, नेपच्यून, यूरेनस के बाद नेपच्यून है। तो यहाँ पे यूरेनस इज द फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, फॉल्स। इनसैट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ट्रू। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम है ये इनसैट, जैसे आर्यभट्टा है। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ये 9 प्लैनेट्स पहले हुआ करता था, जिसमें प्लूटो था एक प्लैनेट, छोटा प्लैनेट, सबसे लास्ट। नेपच्यून के बाद प्लूटो होता था। तो अब प्लूटो जो है वो प्लैनेट्स का क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, तो उसको अब प्लैनेट के दर्जा से निकाल दिया गया है, उसको ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया है, बौना ग्रह जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो अभी प्लैनेट का संख्या कितना है, नंबर कितना है, 8 प्लैनेट्स। तो ये जो है देयर आर 9 प्लैनेट्स, ये फॉल्स है। कॉन्स्टिलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विथ अ टेलीस्कोप। नहीं, फॉल्स, ये तो हम लोग वैसे भी देख सकते हैं, तो ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ 1 और मोर आइटम्स इन कॉलम बी। तो इनर प्लैनेट्स में क्या क्या आ जाएगा? इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, ये सब हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया है। आप लोग चैप्टर फिर से जा कर के एक बार रीड कीजिए अच्छे से, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, उसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इनर प्लैनेट्स में आ जाएगा अर्थ एंड मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। तो ये सब इनर प्लैनेट्स में आता है, ये दोनों। देन आउटर प्लैनेट्स में कौन आएगा? आउटर प्लैनेट्स में आएगा सैटर्न। सैटर्न जो है ये आउटर प्लैनेट्स में आएगा। ये 1 का है, ये भी 1 का है। देन कॉन्स्टिलेशन में आप लोग देखे थे ग्रेट बियर है कॉन्स्टिलेशन, ओरियन है कॉन्स्टिलेशन, मून तो कॉन्स्टिलेशन है नहीं, पोल स्टार तो कॉन्स्टिलेशन है नहीं। देन सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कौन है? सैटेलाइट ऑफ द अर्थ तो मैंने बार बार बताया कि सैटेलाइट ऑफ द अर्थ जो है ये भी नेचुरल सैटेलाइट, ये मून है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ़ इट इज़ विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के तौर पे वो किस साइड में दिखाई देता है? तो इन द वेस्ट साइड ऑफ द स्काई। नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज जुपिटर। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? नेम एनी 2 कॉन्स्टिलेशंस। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टिलेशंस कुछ नहीं होता है, कॉन्स्टिलेशंस सिर्फ ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को जहाँ पे वो कोई रिकॉग्नाइजेबल या फिर कोई फैमिलियर शेप बनाता है, तो उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिलेशन। एग्जाम्पल है उर्सा मेजर, ओरियन। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ स्केचेस टू शो द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स इन उर्सा मेजर एंड ओरियन। ओरियन और उर्सा मेजर में प्रोमिनेंट स्टार्स का पोजीशन दिखाने के लिए आप ड्रॉ कीजिए। तो ये देखिए पिक्चर में ऐसे आपको ड्रॉ करना है, जिसमें प्रोमिनेंट स्टार्स को नंबरिंग करके दिखाया गया है।
7 to 8 स्टार्स होता है कॉन्स्टिलेशंस में, इसमें भी दिखाया गया है। ओरियन, उर्सा मेजर ये है और ये है ओरियन। नेम 2 ऑब्जेक्ट्स, ये आप लोगों को बुक में भी दिया गया है, ऐसे आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हम लोग तो जानते हैं प्लैनेट्स मूव करता है, लेकिन प्लैनेट्स को छोड़ करके और कोई चीज़ का नाम बताना है तो वो है कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स, ये सब भी मूव करता रहता है साथ में और सोलर सिस्टम में रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर के हेल्प से, जो कि एक कॉन्स्टिलेशन है, हम लोग पोल स्टार को कैसे लोकेट करते हैं। पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्टार्स एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर। उर्सा मेजर के एंड में जो 2 स्टार है उसके मदद से हम लोग पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार्स। ये जो 2 स्टार है इसमें से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ऐसा इमेजिन करना है। एक्सटेंड द इमेजिनरी लाइन, और उस इमेजिनरी लाइन को, सोचा हुआ लाइन को एक्सटेंड, खींचना है, लंबा ले जाना है नॉर्थ डायरेक्शन में। दिस लाइन इज अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स। ये जो लाइन है ये 5 गुना लंबा है दोनों स्टार के डिस्टेंस से। अ स्टार इज सीन इन दिस डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शन में एक स्टार दिखेगा जो कि पोल स्टार कहलाता है। डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव। क्या सारे स्टार्स मूव करते हैं? एक्सप्लेन। नो, ऑल द स्टार्स डू नॉट मूव इन द स्काई ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। स्टार सीम्स टू बी मूव इन स्काई। तो रोटेशन, अर्थ जो है अपने एक्सिस, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे मूव करता है, रोटेट करता है, जिसके कारण हम लोगों को ऐसा लगता है कि स्टार्स जो है वो भी स्काई में मूव कर रहा है, लेकिन स्टार्स जो है वो मूव नहीं करता है, अर्थ मूव कर रहा है। देन अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स। स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर्स में क्यों एक्सप्रेस किया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं कि अर्थ जो है वो स्टार से, एक स्टार, दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। अर्थ से जो है एक स्टार 8 लाइट ईयर्स दूर है, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर है, द स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस सच डिस्टेंसेज इन किलोमीटर्स। तो इतना ज़्यादा दूरी रहता है अर्थ और स्टार्स के बीच में कि किलोमीटर्स में बताना वो संभव नहीं होता है, वो अच्छा भी नहीं होता है, एक्सप्रेस करना ईजी नहीं होता है। इसीलिए सच लार्ज डिस्टेंसेज आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट नोन एज लाइट ईयर। इसलिए लाइट ईयर बोल करके एक यूनिट है जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है ईजीली। इफ़ वी से, सेकेंड पार्ट है, इफ़ वी से दैट अ स्टार इज 8 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, इट मीन्स दैट द लाइट फ्रॉम स्टार विल रीच द अर्थ इन 8 ईयर्स। इसका मतलब यही है, 8 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब कि इट मीन्स दैट लाइट फ्रॉम स्टार, स्टार से जो लाइट है वो अर्थ में कब पहुंचेगा? 8 साल बाद पहुंचेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना दूर है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक न्यूमेरिकल। द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द अर्थ, 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो रेडियस है, ये अगर अर्थ है, इसका जो रेडियस है, इसको रेडियस बोलते हैं, अर्थ का जो रेडियस है इससे इसका 11 गुना, इससे 11 गुना करेंगे तब जुपिटर का रेडियस बनेगा। तो जुपिटर का रेडियस आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। वो जुपिटर जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ जुपिटर एंड अर्थ। तो जुपिटर का वॉल्यूम और अर्थ का वॉल्यूम का हम लोगों को रेशियो निकालना है। हाउ मैनी अर्थ कैन जुपिटर एकोमोडेट। तो जुपिटर के अंदर में कितना सारा अर्थ जो है आ सकता है, अट सकता है, एकोमोडेट हो सकता है, वो हम लोग चेक करेंगे। तो रेडियस ऑफ अर्थ को मान लेते हैं r। तो अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा? कोई भी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं मेंसुरेशन चैप्टर में, कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, फुटबॉल या स्फेयर या अर्थ, उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू होता है 22/7।
तो रेडियस ऑफ जुपिटर क्या होगा? रेडियस ऑफ जुपिटर जो होगा वो 11r होगा, क्योंकि अर्थ का r कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, r है। और क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि जुपिटर का जो रेडियस होता है वो अर्थ का रेडियस से 11 गुना है। तो अर्थ का रेडिएशन r होता है, तो r में 11 को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेडियस ऑफ जुपिटर निकल गया 11r। तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर क्या होगा? जुपिटर भी तो राउंड शेप का है, फुटबॉल की तरह स्फेयर है, तो उसका भी वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो 4/3 पाई r क्यूब, r का मतलब क्या है, r यहाँ पे क्या है, रेडियस इसका जुपिटर का रेडियस है 11r। तो r के जगह पे हम लोग 11r लिए हैं। तो 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ क्यूब है, पावर में क्यूब है, 3 है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 होगा। तो 1331 को बाहर कर लिए हैं और 4/3 पाई को अंदर कर दिए हैं और r क्यूब को इधर रखे हैं। तो 4/3 पाई r क्यूब को सेपरेट कर लिए। और अब हम लोग करते हैं रेशियो में कन्वर्ट। वॉल्यूम ऑफ जुपिटर ऊपर लिए हैं, नीचे में वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिए हैं बाई। तो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर ये है 1331 4/3 पाई r क्यूब, और अर्थ का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई r क्यूब और पाई r क्यूब कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1331। तो दोनों का वॉल्यूम ऑफ जुपिटर और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो रेशियो है वो 1331:1 है, ये रेशियो है। देन क्वेश्चन नंबर 16 है, बूझो मेड द फॉलोइंग स्केच ऑफ सोलर सिस्टम, इज द स्केच करेक्ट और नॉट, करेक्ट इट। तो ये सोलर सिस्टम बनाया गया सही है कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे मरकरी दिया गया है, देन मरकरी के बाद मरकरी वेनस होता है, तो लेकिन यहाँ पे मार्स दिया तो ये गलत है, यहाँ पे वीनस होना चाहिए था। तो आप लोग इसको सीरियली याद कीजिएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून सबसे आखिरी है। तो यहाँ पे करेक्टेड फिगर दिया हुआ है सोलर सिस्टम का। मरकरी है स्टार्टिंग में, मरकरी के बाद वो ये देखिए वेनस सेकंड में, मरकरी, वेनस, अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन ये बाहर वाले लाइन में नेपच्यून। तो ये करेक्ट है। तो इस चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे का वीडियोस भी आने आपको मिल पाए। और अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद आप लोगों को पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का सॉल्यूशन मैं दूंगा। एक और वीडियो आने वाला है इसके बाद, वो है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और वीडियो को अच्छे से देखिए और अपना स्टडी पूरा कीजिए। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट कीजिए, मुझे मेल कीजिए, मैं आप लोगों का सॉल्यूशन करने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।